हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन IAS PCS में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन सोसाइटी के लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने आई थिंक सो कि जो कुछ ट्राइबल सोसाइटी तक हमने डिस्कस किया था एंड मैंने आपको कुछ बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है जो ट्राइबल्स को सेफगार्ड पहुंचाते हैं एंड ट्राइबल्स के कुछ फैक्ट्स फिगर्स के बारे में भी बताया था एंड जो आपके सर्टेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज हमारे इंडियन फैमिली सिस्टम में हो रही है उसके बारे में मैंने बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली पहले हुआ करती थी, अब धीरे धीरे ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ऑल दीज लीडिंग टू द न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी व्यक्ति को अपने ट्रेडिशनल फैमिली हाउसेस से दूर लेकर जा रही हैं एंड एक्चुअली दे आर शिफ्टिंग और दे आर माइग्रेटिंग टू अदर रीजन्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कह सकते हो आप। ठीक है, तो इतने सारे डिटेल्स हमने डिस्कस किए थे। इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कास्ट सिस्टम। देखो, कास्ट सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इन द सेंस कि आप इसे जो भी सोशल इश्यू के टॉपिक होंगे ना उसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, एंड कास्ट सिस्टम की क्या ओरिजिन है एंड साथ ही साथ क्या कुछ इश्यू आती हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम उसके बारे में देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम जो अभी धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटर कास्ट मैरिजेज हो गई। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी वी विल डिस्कस ऑल दीज। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दैट एंड जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप उस लिंक से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की, तो जो कास्ट सिस्टम का शुरुआत है ना वो एंशिएंट इंडिया से ही चलते आ रही है। ऋग्वेदा में आपको भी पता है 4 वर्णाज की बात की गई थी, है ना, ब्राह्मणी, क्षत्रिय एंड वैश्य, शूद्र। तो ये सब जो आप 4 वर्ण सिस्टम है ना, तो ये एंशिएंट इंडिया से ही चलती आ रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ऋग्वेदा में जो कास्ट सिस्टम निर्धारित की जाती थी या फिर ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम निर्धारित की जाती थी वो आपका बाय बर्थ नहीं होता था, बाय वर्क होता था। ठीक है, यानी कि जिस टाइप का वर्क आप करते हो उस टाइप का आपका कास्ट निर्धारित हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे कास्ट सिस्टम इतनी ज़्यादा रिजिड हो गई, ठीक है, कि अल्टीमेटली वो बाय बर्थ डिसाइड होने लगी। आज आप देखते हो योर कास्ट इज डिसाइडेड बाय योर बर्थ। ठीक है, एंड जिस फैमिली में आप बर्थ लिए हो उस फैमिली की कास्ट सिस्टम क्या है उस आधार पर जो कास्ट सिस्टम है वो डिसाइड हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है ना। एंड तो आप एक डेफिनेशन याद रख सकते हो, कास्ट कैन बी डिफाइंड एज हेरिडेटरी इंडोगेमस ग्रुप जिसके कॉमन नेम होते हैं एंड उसके कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन यानी कि आप देखते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स का काम है पूजा पाठ करवाना, उसी प्रकार से सो कॉल्ड लोअर कास्ट का कुछ अपना काम होता है। तो उस प्रकार के ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस उनके होते हैं। ठीक है, कॉमन कल्चर्स होते हैं उनके एंड रिलेटिवली रिजिड इन मैटर्स ऑफ मोबिलिटी। ये ध्यान रखना है, हम डिस्कस करेंगे आगे। ये जो आपका मोबिलिटी है ना इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, एक तो वर्टिकल मोबिलिटी, एक है आपका हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी तो विद इन द सिस्टम हम मोबिलाइज करने का प्रयास करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्टिकल मोबिलिटी तो इसमें हम हायरार्किकल ऑर्डर में ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मोबिलाइज करने की बात करते हैं। तो कास्ट सिस्टम में हमेशा जो वर्टिकल मोबिलाइजेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, रेयर ही होगा। ठीक है, यानी कि जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट में शिफ्ट नहीं कर सकते। ये सब कुछ सिस्टम हमारे देश में चलती है, ये हमारे कास्ट सिस्टम का एक फीचर है। ठीक है, एंड ये हमने देखा। ठीक है, एज वेल एज द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ स्टेटस एंड फॉर्मिंग ए सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटी। तो आप देख सकते हो वी हैव द शेड्यूल्ड कास्ट, वी हैव द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड न जाने और कितने कास्ट हम लोग देखते हैं। सब अपने अपने डेडिकेटेड कॉमन नेम होते हैं। ठीक है, जैसे आपने यादव सुना होगा और भी ऐसे बहुत सारे कास्ट हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये बात है। एंड जब हम कास्ट की बात करते हैं ना तो कास्ट एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें जो वर्क क्या होगा,
क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, वोमेन का स्टेटस क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं। इसलिए ये जो कास्ट सिस्टम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से डीपर मीनिंग रखता है। एंड कास्ट को हम वर्ण कहते हैं, जाति कहते हैं, तो ये तो बात आपको पता ही होगी। और मैंने आपको बताया वर्ण कहो या फिर जाति कहो तो 4 टाइप: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। वैश्य या शूद्र को कहा जाता है कि जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। एंड अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो एंशियंट एज से ही मैंने आपको बताया कि कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है। एंशियंट एज यानी कि यूँ कह सकते हो कि ऐसा नहीं कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड, बल्कि आपका ऋग्वेदिक पीरियड के आने के साथ ही हो गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो एज पर द ऋग्वेदा देयर वॉज 4 कैटेगरीज नोन एज वर्णाज। एंड वर्णाज में आपके ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्याज एंड शूद्राज सब आ जाते थे। एंड मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदिक पीरियड में कास्ट रिजिड नहीं था, यानी कि वर्टिकल मोबिलिटी हो सकती थी बिकॉज ऑफ कि ये जो है बर्थ से लिंकेजेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पोस्ट वैदिक पीरियड आई, उसके बाद जो भी आपके मौर्यन या फिर आपके जो गुप्ता एज सब आए, धीरे धीरे कास्ट सिस्टम जो है ना रिजिड बनता चला गया, यानी कि जो मोबिलाइजेशन है, वर्टिकल मोबिलिटी, वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो गई। एंड धीरे धीरे वो बाय बर्थ निर्धारित होने लगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है। कॉलोनियल टाइम्स की बात करें तो डोमिनेंट व्यू क्या था, तो डोमिनेंट व्यू कॉलोनियल टाइम्स यानी कि जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो अल्टीमेटली जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे इंडिया में, जिसमें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी चल रहा था, इसमें 2 गुट मान सकते हो। एक तो ये कि जो कंप्लीट इनहेलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं कि नहीं, कास्ट सिस्टम को ख़त्म ही कर देना चाहिए, जैसे B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, उन पर ये लिखी भी थी उन्होंने। एज वेल एज जो आपके एक सर्टेन गुट होंगे जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य किया है ना, और उनके लिए हरिजन शब्द का भी इस्तेमाल करते थे, है ना। ये बातें हो गई। साथ ही साथ ये जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट है, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंट, ये सब कंट्राडिक्शन कि कास्ट सिस्टम रहे या ना रहे, कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए, ये सब तब भी मौजूद थे। तो हालांकि स्टेट तो चाहती थी कि कास्ट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाए, लेकिन आप ही सोचो इतनी ज़्यादा, यूँ कह सकते हो कि रिजिडिटी वाला सिस्टम है, इतनी आसानी से तो जाएगा नहीं। दैट्स वाई रेडिकल रिफॉर्म्स करना कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता था, ठीक है, डिसहार्मोनी पैदा कर सकता था सोसाइटी में। तो इसीलिए अभी आप देखते हो कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कहीं ना कहीं जो सोको लोअर कास्ट है इनका अपलिफ्टमेंट करने का प्रयास करें। तो आप देखते हो रिजर्वेशन एज वेल एज जो अलग से इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और भी बहुत सारे फीचर्स इन्हें दिए जाते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई। एंड पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स, ये तो हमने देख लिया। पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो तो हमने डिस्कस किया। तो 1901 सेंसस दैट्स आउट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल हायरार्की। तो 1901 सेंसस एक कंडक्ट किया गया था जिसके माध्यम से सोशल हायरार्की आइडेंटिफाई करने की प्रयास की गई थी कि वैसा ये जो 4 वर्ण सिस्टम है इसमें कितने पॉपुलेशन सब हैं, ओवरऑल अंदाज़ा लेने का प्रयास किया गया था, ठीक है। एंड देख सकते हो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, इसने लीगल रिकॉग्निशन दिया कास्ट बेस्ड राइट का जो अपर क्लास के हैं, एंड अल्टीमेटली वो लैंड ऑनर्स बन गए। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसने भी लीगल रिकॉग्निशन दिया किसको, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, एंड बाय मेकिंग आउट स्पेशल ट्रीटमेंट बाय द स्टेट। अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। क्या डिफरेंसेस है, देखो क्लास और कास्ट में अंतर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि कास्ट इज एक्वायर्ड बाय बर्थ, ठीक है, कोई कितना पैसा कमा ले, वेल्थ कमा ले, नॉलेज कमा ले या स्ट्रगल कर ले, एजुकेशन गेन कर ले,
उसको बदल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन क्लास जो है एक प्रकार से आपका इंटेंजिबल या टेंजिबल गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आपने हायर एजुकेशन अटेंड कर लिया, आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, वेल्थ है, पावर है, स्टेटस है, तो आपका जो क्लास है ना वो ऊपर उठेगा, ठीक है। तो ये बात होती है। तो क्लास में मॉडिफिकेशंस हो सकता है लेकिन कास्ट में कोई चेंज नहीं होगा। क्लास में मॉडिफिकेशन कैसे होगा? जब आप हायर एजुकेशन कर पाते हो, जब आप अच्छे मनी कमा पाते हो, ठीक है, पावर आती है आपके हाथों में, तो ये बातें होती है, ठीक है। एंड कास्ट में बात करें तो कोई वर्टिकल सोशल मोबिलिटी नहीं होगी, यानी कि लोअर कास्ट अपर कास्ट को एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। उसी प्रकार से यूँ कह सकते हो कि जो क्षेत्रीय हैं, है ना, वो भी मोबिलाइज नहीं कर सकते, तो ऐसा बात होता है। एंड बाकी अगर देखा जाए तो मेंबर्स आर नॉर्मली नॉट कॉन्शियस ऑफ देयर सोशल स्टेटस एंड कास्ट सिस्टम एक्सपेक्ट करते हैं मेंबर्स को कि अगर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको सर्टेन कस्टम्स, फोकवेज, रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये सब आप ऑब्जर्व भी करते होगे अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच, ठीक है। एंड ये बात है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू मैरी आउटसाइड द कास्ट विदाउट सोशल इन्फ्लुएंस। सिंपल सा मतलब है कि इंटर कास्ट मैरिज पर कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है। डिस्पाइट देयर इज लीगल प्रोविजंस, बट काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, समाज विरोध करता है। दैट्स वाई हम ऑनर के लिए कुछ कंसेप्ट देखते रहते हैं ना। ये बातें हो गई। उसी प्रकार से अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर व्यक्ति का जो इंटेंजिबल या टेंजिबल गेंस है ना, वो देखा जाता है। एंड यहाँ पर हॉरिजेंटल या वर्टिकल मोबिलिटी हो सकती है ना। कोई व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है वो और पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकता है, किसी के पास कम पैसे है तो वो और ऊंचा उठ सकता है बाय अर्निंग मोर मनी, ठीक है। कोई पावरलेस है तो वो पावर गेन करके और ऊपर आ सकता है। तो ये जो आपका क्लास मोबिलाइजेशन है, चाहे वो वर्टिकल हो या सोशल हो, वो हो सकता है, मतलब वर्टिकल हो या फिर हॉरिजेंटल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं जनरली कॉन्शियस होते हैं अपने सोशल स्टेटस को लेकर। एंड जाहिर सी बात है, चूँकि एक क्लास है ना, इट डज नॉट प्रिस्क्राइब कस्टम्स, रिचुअल्स एंड फोकवेज, है। ये तो आपके गेन्ड एसेट है, ठीक है। एंड मैरिज आउटसाइड क्लास इज अलाउड विदाउट बीइंग थ्रोन आउटसाइड द सोसाइटी। हाँ, यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कम पढ़ा लिखा है और कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसकी मैरिज नहीं हो सकती, है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये बात तो है। तो मैरिज आउटसाइड क्लास इज अलाउड विदाउट बीइंग थ्रोन आउटसाइड द सोसाइटी, यानी कि उतना ज़्यादा सोशल अनोइंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। चलिए हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो क्या फीचर्स हैं हमारे कास्ट सिस्टम के, ये सब आपको ध्यान रखने, कीवर्ड भी याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड रिमेंबर द कीवर्ड्स। तो पहली बात तो सेगमेंटेशन या फिर डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी, है ना जाने कितने सोशल ग्रुप्स में हमारा जो पॉपुलेशन है डिवाइडेड है, ठीक है, जिसको हम कास्ट कहते हैं। तो कास्ट कोई मैटर ऑफ चॉइस नहीं है कि जिसको जो चुनना हो वो चुन ले, इट इज एक्वायर्ड बाय बर्थ, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। एंड वन कैन नेवर चेंज वंस कास्ट और लीव इट एंड चूज नॉट टू जॉइन, बिकॉज जो बर्थ करेगा उसका कास्ट निर्धारित हो जाएगा। ये मैं आपको हिंदू सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट फीचर इज योर हायरकी यानी कि मैंने आपको बताया कि जो आपका सबसे ऊपर कौन डोमिनेट करता है, द ब्राह्मण्स, उसके बाद आपका क्षत्रिय, फिर आपका शूद्र, फिर वैश्य, ऐसे आपकी हायरार्की देखने को मिलती है कास्ट सिस्टम में। तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, हायरार्की, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट हायरार्की वर्क भी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी डिसाइड हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट फीचर इज योर इंडोगेमी यानी कि इंट्रा कास्ट मैरिजेज होती हैं। इंट्रा कास्ट मैरिज यानी विद इन द सेम कास्ट द मैरिज गेट्स कंप्लीटेड, एंड ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है इंडोगेमी। तभी तो जब भी मैरिज देखोगे तो कास्ट जनरली मैच करवाए जाते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम इज इंडोगेमी, ठीक है, यानी कि द मेंबर्स ऑफ द कास्ट और सब कास्ट शुड मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और सब कास्ट। तो ये बातें हैं और ये सब कीवर्ड आपको याद रखनी है। एंड नेक्स्ट इज योर सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज, यानी कि कोई व्यक्ति कोई पार्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता होगा तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक
व्हाट टू ड्रेस, व्हाट टू स्पीक, है ना, व्हाट रिचुअल्स टू फॉलो, और ये जनरली होते हैं। एंड ये क्यों किए जाते हैं? टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द स्पेसिफिक कास्ट, ये बातें हैं। एंड नेक्स्ट इज योर हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन। हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन यानी कि जो व्यक्ति कोई कास्ट में बॉर्न हुआ है, बर्थ लिया है, तो अल्टीमेटली उसका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है ना, वो भी निर्धारित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ए पर्सन बोर्न इनटू ए कास्ट could only practice the occupation associated with that caste, है ना। दैट्स वाई जो ब्राह्मण्स होते हैं वो पूजा पाठ में इंगेज होते हैं, ठीक है। एंड जो आपके सो कॉल्ड लोअर कास्ट को आप देखोगे, है ना, तो उनकी भी कहीं ना कहीं लो क्वालिटी वर्क आपको देखने को मिलती होगी। एक मूवी है जो मुझे याद नहीं आ रही, काफ़ी अच्छा पिक्चर हमारे कास्ट सिस्टम का दिखाया है, जो रियलिटी है उसे दिखाया है, लेकिन काफ़ी पुरानी है। तो जब याद होगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन यानी कि जो ऑक्यूपेशन होगा वो बेसिकली रखा हुआ है कि हाँ भाई साहब, अगर आप इस कास्ट में जन्म लिए हो तो आपकी ये वर्क होगी, तो कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट। हालांकि ये सब जो अब चीज़ें हैं वो टूट रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन होता है, हाँ कुछ चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अब बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। एंड अनटचेबिलिटी का सिस्टम तो लंबे समय से चलता आया था, एंड अब तो चूँकि प्रोहिबिट किया गया है अनटचेबिलिटी को, आपको भी पता है ना, इट इज़ पनिशमेंट एंड ये बातें हैं। एंड मैनुअल स्कैवेंजरिंग, हाँ तो वही मैं बता रहा था, जैसे देख सकते हो मैनुअल स्कैवेंजरिंग कौन करते हैं? जो जनरली लोअर कास्ट से बिलोंग होते हैं, यही तो आप देखते होगे, है ना। तो ये सब सिस्टम आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो मैनुअल स्कैवेंजरिंग इज लिंक्ड टू इंडियाज कास्ट सिस्टम एंड इट रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअली क्लीनिंग, कैरिंग, डिस्पोजिंग और हैंडलिंग इन एनी मैनर ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम डायरेक्ट्रीज एंड सेवर्स बाय सो कॉल्ड लोअर कास्ट, है ना। और हमेशा याद रखना सो कॉल्ड लोअर कास्ट आपको लिखना है, ठीक है। एंड चूँकि ये तो एबोलिश हो चुका है बाय द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2030, नहीं तो आप समझो कि डिग्निटी पर कितना असर पड़ता होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब चूँकि हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन हो जाता था तो जो लोअर कास्ट होते थे तो अल्टीमेटली वो एजुकेट नहीं कर पाते थे, ठीक है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो उनका जो नॉलेज एक्सपेंड नहीं होगा, और नॉलेज एक्सपेंड नहीं होगा तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं होगा, और ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं होगा तो वो बेटर अपने लाइफ स्टाइल को नहीं कर सकते, लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से लिंक है। अगर ह्यूमन कैपिटल का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है तो आप समझ सकते हो कि इसके क्या नेगेटिव रिपरकशंस फैमिली में, सोसाइटी में, एज अ नेशन फेस, ठीक है। एंड ये वी हैव द कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व मैकेनिज्म, यानी कि जो स्टेटस है ईच कास्ट का केयरफुली प्रोटेक्टेड है, नॉट ओनली बाय कास्ट लॉज बट बाय ऑल्सो द कन्वेंशंस, ठीक है। एंड ये इन्फोर्स किए जाते हैं कम्युनिटी के द्वारा। तो ये बातें हैं। तो मैंने आपको बताया ये सब तो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, बट दीज इन टूडेज वर्ल्ड इज़ गेटिंग ट्रांसफॉर्म, कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं कास्ट सिस्टम में। और मैंने आपको बताया कि बदलाव के कारण क्या है। तो बदलाव के कारण बेसिकली आपका अर्बनाइजेशन है, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है, मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, एजुकेशन है, नॉलेज एक्सपेंशन है, ठीक है, लिबरलाइजेशन कह सकते हो, इकोनॉमी जो लिबरलाइज हुई उसका भी कहीं ना कहीं असर है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस तभी तो इतने सारे सर्विसेज सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। तो कोई भी वो व्यक्ति अगर काम करना चाहता है सर्विसेज सेक्टर में तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे खुल रही है तो जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो कहीं ना कहीं झपेंगी, और अल्टीमेटली नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोग दूसरे काम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम में देखते हैं क्या क्या चल रहा है। एक तो इंटर कास्ट मैरिज का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल नेसेसिटी जो इंटर कास्ट मैरिजेज हैं ऑन द वेस्टर्न लाइंस परफॉर्म किए जा रहे हैं एट एन इंक्रीज फ्रिक्वेंसी। नहीं तो पहले इंटर कास्ट मैरिजेज मतलब मान के चलो कि ना के बराबर होते थे। आज भी ये सब कहीं विलेजेज में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अर्बन एरियाज में कहीं ना कहीं इंटर कास्ट मैरिजेज आपको ज़रूर देखने को मिलती है। एंड वी हैव द डिक्लाइन इन सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स। यस, पहले ब्राह्मण्स काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होते थे। ये जो
बोलते थे इनको एक प्रकार से एज ए ऑर्डर के रूप में माना जा सकता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी कम हो रही है। अब देख सकते हो बहुत सारे लोग तो घर में ही पूजा पाठ कर लेते हैं अपने आप से, नहीं तो पहले क्या होता था, जो पूजा पाठ होते थे ब्राह्मण्स का होना ज़रूरी होता था। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, बट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स ग्रेजुअली डिक्लाइंड, ठीक है, एंड दे सीज टू एंजॉय द ट्रेडिशनल रिस्पेक्ट एंड ऑनर इन द सोसाइटी। एंड नेक्स्ट इज योर चैलेंजेस टू ऑर्थोडॉक्सी। तो ऑर्थोडॉक्सी यानी कि पहले के समय में आप देखो, याद करो थोड़ा सा, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज का ना होना, ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है, एंड डोमिनेंस ऑफ द सुपीरियर कास्ट, ये सब होता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बदल रही हैं। चाइल्ड मैरिज ख़त्म हुआ, ठीक है, विडो मैरिज जो है अब हो सकता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। सती प्रथा भी खत्म हुई। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा इश्यू वुमेन फेस करती थी अल्टीमेटली। और आपको ध्यान रखना है, जब भी हम चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे ना, तो इसमें वुमेन ही ज़्यादा प्रभावित होती थी। क्यों? क्योंकि मैन जो है वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर लेंगे बाहर जाके, लेकिन जो वुमेन होंगी, एक बार चाइल्ड मैरिज उनका हो गया तो अल्टीमेटली उनको पूरा समय, पूरा जीवन अल्टीमेटली घर में ही बिताना होता था। तो ये सब कुछ सिस्टम थी। दैट्स वाई चाइल्ड मैरिज हो या फिर आपका विडो मैरिज का ना होना हो, तो ये सब कहीं ना कहीं वुमेन पर ज़्यादा असर पड़ता था, ठीक है। इसलिए वुमेन जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती थी, पर्सनैलिटी उनकी डेवलप नहीं हो पाती थी, और अल्टीमेटली वो ओपन माइंडेड नहीं रह सकती थी। तो अब तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एंड वी हैव द चेंजेज इज कमेंशलिटी। कमेंशलिटी यानी कि आज आप देख सकते हो अर्बन एरियाज में, आप देखते हो एक ही होटल में डिस्पाइट कि व्हाट द कास्ट ऑफ ए पर्सन ही लोग खाते हैं, ठीक है, रूम शेयर करते हैं, ठीक है। आप अगर रेंट पर रहते हो तो ना जाने कितने लोग उस फ्लैट में रहते हैं। क्या आप पूछने जाते हो व्हाट कास्ट डू यू बिलोंग? नहीं ना। तो जनरली ये सब चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है। तो चेंजेज इन कमेंशलिटी। कमेंशलिटी यानी कि कह सकते हो कि ईटिंग द फूड्स इन द सेम प्लेट, कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है। तो ये बातें हो गई। एंड ऑक्यूपेशनल चेंजेज हो रही है, वही मैंने आपको बताया कि पहले तो रिजिडिटी के कारण ऑक्यूपेशन जो है वो कास्ट के आधार पर निर्धारित हो जाती थी, लेकिन अब ये सब बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम इज गेटिंग ब्रोक डाउन, तो ऑक्यूपेशनल चेंजेस भी हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ चेंजेज इन द स्फीयर ऑफ कल्चर, तो कल्चर पर भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि लाइफ स्टाइल ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, मोड्स ऑफ लिविंग, इन सब पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। एंड एटीट्यूडनल चेंजेस भी हो रहे हैं। तो चेंजेज इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट वो भी नोटिस किए जा रहे हैं। अब तो बहुत सारे लोग लिबरल हो गए हैं ना, कोई उतना भेदभाव नहीं देखते हैं, है ना, डिस्पाइट कि वो डिफरेंट कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं। तो अल्टीमेटली तो एटीट्यूडनल चेंजेस भी लोगों में देखने को मिल रहे हैं। पीपल्स आर बिकमिंग मोर लिबरल एंड मोर कॉन्शियस, ठीक है। तो ये बातें होगी। चलिए हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द चेंजेज इन द कास्ट सिस्टम। तो आखिरकार कौन से फैक्टर्स हैं जो कास्ट सिस्टम में बदलाव ला रहा है ना। तो ये ज़रूरी है जानना आपको, क्योंकि अभी कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं चेंजेज हो रही है। हमने अभी आपको देखा, डिस्कस भी किया। तो अल्टीमेटली वो कारण कौन से हैं विच इज ब्रिंगिंग द चेंजेज इन द कास्ट सिस्टम। तो एक तो संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं। तो जब हम बात करते हैं संस्कृताइजेशन की, तो इसका मतलब ये होते हैं कि जो मेंबर्स हैं लोअर कास्ट के, वो अपने सोशल स्टेटस को रीच करने का प्रयास करते हैं बाय अडॉप्टिंग द रिचुअल्स, सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द हायर कास्ट। समझ में? ये ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स है तो वेजिटेरियनिज्म होते हैं जनरली, तो जो आपके लोअर कास्ट है वो भी वेजिटेरियनिज्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें होती है। क्लेमिंग ए हायर पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की। एंड दूसरा है वेस्टर्नाइजेशन। ये तो आपको पता है ना, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लिविंग, लैंग्वेज, ड्रेस पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, ये सबको अडॉप्ट किया जा रहा है। तो इन सब से भी प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन यानी कि आप साइंटिफिक तरीके से देखते हो, ठीक है, किसी चीज़ को, तो उसी को तो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। लुकिंग एन इश्यू बाय साइंटिफिक बेसिस, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या डिस्क्रिमिनेशन करना उचित है, अनुचित है, तो उस हिसाब से। साथ ही साथ रेशनल एटीट्यूड रखते हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन्फ्लुएंस रहा है, अर्बनाइजेशन का इन्फ्लुएंस रहा है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन,
तो ये सब जो है मॉडर्नाइजेशन की मदद से आपको देखने को मिल रही है। तो इसने कास्ट सिस्टम का इफेक्ट किया है, ठीक है। एंड वी हैव द डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट रिफर्स टू दोज कास्ट जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड पहले इनको लैंड राइट्स भी ग्रांट में मिली थी क्योंकि लैंड रिफॉर्म जब हुआ था, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड जब इन्हें कंसिडरेबल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल पावर मिल गया तो अल्टीमेटली अपने रीजन में ये डोमिनेंट हो गए। तो ये बात है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा असर करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल टाउन ग्रोथ हुआ, सिटीज़ डेवलप हुई, तो माइग्रेशन जो हुआ फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, है ना, वो देखने को मिले। एंड दैट्स वाई आप देखते हो कि जो आपके सिटीज़ हैं, है ना, जहाँ पर लोग आते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर फीवर एडहेरेंस देखने को मिलता है कास्ट रूल्स के प्रति, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सोर्स रीजन। तो सोर्स रीजन जनरली बेसिकली विलेजेस सभी होते हैं, विलेजेस सब में तो अभी भी कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। ये बातें हैं। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के कारण भी कहीं ना कहीं काफ़ी बदलाव आया है। बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज में रिजर्वेशन मिले हैं, है ना, आपको भी पता है, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात कर ले तो वहाँ पर भी रिजर्वेशन की अपॉर्चुनिटीज़ है अल्टीमेटली, ठीक है। तो इन सब से भी कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है बिकॉज इनके जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो इसके कारण लोअर कास्ट का एम्पावरमेंट हुआ है, ठीक है। बिकॉज इलेक्शंस में, है ना, जो रिप्रेजेंट करते हैं लोअर कास्ट को, तो वो उनके अधिकार के लिए लड़ते हैं, है ना, उनको सुविधा देने की बात करते हैं। तो इन सब ने भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करा है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव मेजर्स, तो लेजिस्लेटिव मेजर्स यानी कि बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशंस लाए गए हैं, है ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज टू इराडिकेट अनटचेबिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए भी, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब चलते हैं एक मज़ेदार बात की ओर। मज़ेदार बात ये कि जो प्रेजेंट कास्ट सिस्टम है, क्या ये आपका वीक हो रहा है समय के अनुसार या फिर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे वीक हो रहा है कैसे या फिर स्ट्रेंथन हो रहा है कैसे। तो पहली बात तो हम देखते हैं वीकनिंग वाला सेक्शन को, ठीक है। तो पहली बात तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, यानी कि जो कास्ट हायरार्की थी बेस्ड ऑन द प्योरिटी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वीकन हुई है बिकॉज ऑफ द सेकुलराइजेशन। तो ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जजमानी सिस्टम का ब्रेकडाउन हुआ है। जजमानी सिस्टम के तहत क्या होता था कि गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते थे, यानी कि इसके तहत जो लोअर कास्ट होते थे वेरियस फंक्शंस सर्विसेज प्रोवाइड करते थे अपर कास्ट के लिए, एंड बदले में जो अपर कास्ट के पीपल सब थे वो गुड्स एंड ग्रेन्स सब प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो ये था जजमानी सिस्टम। एंड डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनली ऑर्डेंड ऑक्यूपेशनल सिस्टम, तो पहले जो भी ऑक्यूपेशंस थे लोगों के वो डिसाइड हो जाते थे कास्ट से, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं उसका डिसरप्शन हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड राइजिंग द सर्विसेज सेक्टर। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी में बदलाव है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम है उसको चेंज करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हाँ चलो कास्ट सिस्टम वीक हो रहा है, और भी हम बहुत सारे पक्ष दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगेगा कि कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन तो नहीं हो रहा है, बिकॉज कास्ट एंड पॉलिटिक्स का एक फैक्टर यहाँ पर आप देखोगे कि कास्ट पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं जिसके कारण आपका लेजिस्लेशंस इनेक्ट किए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द डिसएडवांटेजेज एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इसके कारण ऐसा लगेगा कि हाँ ये कास्ट सिस्टम जो है रहेंगी, ठीक है। तो दूसरी बात है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के तहत रिजर्वेशन दिए जाते हैं, है ना, इसके तहत अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि लोअर कास्ट रिप्रेजेंट करें इन द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज योर कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शंस, एफर्मेटिव एक्शंस यानी कि पॉजिटिव एक्शन, सो दैट इनको सेम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो compete कर सके। तो प्रोविजंस ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन द एजुकेशन एंड जॉब्स,
ये कहीं ना कहीं कास्ट आइडेंटिटीज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। तो ये बात है, और भी बहुत सारे इसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। एंड अब चलते हैं रिलीजियस प्लूरलिज्म की तरफ। क्या है ये रिलीजियस प्लूरलिज्म? तो आपको भी पता है, जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें आपके डाइवर्स कल्चर्स, पीपल्स, लैंग्वेज, रिलीजन सब आ जाते हैं। एंड एंशिएंट टाइम से ही इंडिया जो है डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स को पोजेस करता आया है, ठीक है। एंड वी हैव द मेनी फेथ्स इन इंडिया एंड इंडियन सब कंटिनेंट, आपको पता है, इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ 4 वर्ल्ड रिलीजन्स, दैट इज़ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आप देख सकते हो मल्टी कल्चर को कैसे रिस्पेक्ट देता है, बिकॉज एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस, प्रीच, प्रोफेस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन और फेथ, ठीक है। एंड अगर हम बात करें मल्टी कल्चरलिज्म एंड प्लूरलिज्म की, तो इंडिया इज़ ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी एंड प्लूरिटी ऑफ आइडियाज़ में बिलीव करते हैं, बिलीव इन फेथ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं दिस ऑल एड्स टू अवर डाइवर्सिटी, ठीक है। अब कैसे मल्टी कल्चरलिज्म? बिकॉज वी हैव द वाइब्रेंट कम्युनिटीज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसी और भी, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इनहांस द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। एंड साथ ही साथ डिस्पाइट ऑल दीज वास्ट डाइवर्सिटी, हमने बैलेंस इस्टेब्लिश किया है यूनिटी का, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता है नेशन के लिए, बट इंडिया ने इसको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म, ये 2 तरीके हैं जो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब हम चलेंगे प्लूरलिज्म को देखेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव में, मल्टीकल्चरलिज्म को देखेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि प्लूरलिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्लूरलिज्म इन द इंडियन पर्सपेक्टिव, तो प्लूरलिज्म डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो, जहाँ पर प्लूरलिज्म रहेगी वहाँ पर डाइवर्सिटी को जगह मिलती है, ठीक है। एंड ये एक अटेम्प्ट होता है टू क्रिएट ए सोसाइटी जहाँ पर जो भी बेस्ट पॉसिबल इनपुट्स हैं वो इंटीग्रेट होते रहें और वो कंटिन्यू होते रहे, तभी तो प्लूरलिज्म सोसाइटी बनेगी, ठीक है। डिफरेंट आइडियाज़ यहाँ पर इंक्लूड किए जा सकते हैं, इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, उसी को तो हम प्लूरलिज्म कहेंगे, है ना। एंड इट अलाउज फॉर मेनी डिफरेंट ग्रुप्स बट डज नॉट ट्राई टू इम्पोज ए यूनिफॉर्म स्टेटस ऑन ऑल देम। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई साहब तो आपको यही मानना है तो आप इसी को मानोगे, ऐसा नहीं होगा। प्लूरलिज्म में क्या होगा, डाइवर्सिटी एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। मल्टी कल्चरलिज्म की बात करें तो मल्टी कल्चरलिज्म मीन्स वी शोज द रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस टू अदर कल्चर्स एंड फेथ, तभी तो मल्टी कल्चरलिज्म होगा। यूनिकल्चरलिज्म मतलब क्या, एक ही कल्चर है, ठीक है, दूसरे कल्चर को कोई रिस्पेक्ट तवज्जो नहीं मिलेगी। लेकिन मल्टी कल्चरलिज्म में क्या होगा कि वी रिस्पेक्ट एंड टॉलरेट टू अदर कल्चर्स इन द फेथ्स, एंड इसके तहत क्या होगा, जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको भी इक्वल स्टेटस मिलता है टू दैट ऑफ मेजोरिटी, एंड इट अलाउज असर्शन ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटी इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। एंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है ना, जो कहीं ना कहीं मल्टी कल्चरलिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। एंड ये बातें हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हो प्लूरलिज्म में हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इक्वल ट्रीट किए जाते हैं इन द पब्लिक स्फेयर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है, कोई भी व्यक्ति है पब्लिक अपॉर्चुनिटी के लिए वो एलिजिबल होगा, ठीक है, यानी कि इंडियन सिटीजन। साथ ही साथ कोई व्यक्ति फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंजॉय करता है। तो ये हो गया आपका प्लूरलिज्म। जो इंडिविजुअल्स होते हैं इन ए कॉमन पब्लिक स्फीयर आर ट्रीटेड एज इक्वल्स, ठीक है। एंड डिफरेंट कल्चर्स आर अलाउड टू सेपरेट कल्चर स्फीयर बट सोसाइटी हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू एक्नॉलेज और सपोर्ट अल्टरनेटिव कल्चर फॉर्म। ये बातें हो गई। एंड मल्टी कल्चरलिज्म की बात करें तो देख सकते हो एज पर द मल्टी कल्चरलिज्म जो पब्लिक स्फीयर है वो कल्चरली न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर नेगोशिएशन होते हैं कि हाँ हम सब एक साथ इंटीग्रेट होकर रहेंगे, टॉलरेट करेंगे, ये होता है आपका मल्टी कल्चरलिज्म। एंड डिफरेंट कल्चर्स को इंकरेज किया जाता है एंड इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कलेक्टिव्स जो उनके जीवन में कहीं ना कहीं मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड मल्टी कल्चरलिज्म इज ए वे जिसके माध्यम से हम इस कलेक्टिवनेस को सपोर्ट करते हैं। ये बातें हो गई।
एंड अगर हम बात करें इंडिया एज ए मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, आप समझ के चलो कि न जाने भारत में कितनी भाषाएं हैं। अभी तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 22 लैंग्वेजेज जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज के रूप में डिस्क्राइब की गई हैं, लेकिन डिस्पाइट दीज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज और भी बहुत सारे हज़ारों के तादाद में, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है इंडिया इज़ ए मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, ठीक है। कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहीं ना कहीं इतनी सारी लैंग्वेजेज हैं ना, अब इन पर खतरा आ पड़ी है, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट भी करना ज़रूरी है, नहीं तो धीरे धीरे ये जो लैंग्वेजेज हैं वो समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई इट वाज वन ऑफ द रीजन कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात आपने सुनी भी होगी, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकोगनाइज किया है अंडर द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड करंटली अभी 6 लैंग्वेजेज हैं जो क्लासिकल स्टेटस में इंजॉय करते हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, ठीक है। तो पहला क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर हुआ था तमिल, जो तमिलनाडु में बोली जाती है। संस्कृत है, फिर कन्नड़ जो कर्नाटक में बोली जाती है, तेलुगु जो आपका आंध्र में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश, एंड मलयालम एंड वेद ओडिया, ठीक है। तो इस 6 क्लासिकल लैंग्वेज को याद रखना है, ठीक है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है कि यस इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। और भी फैक्ट्स आप देख सकते हो, कुछ याद रखना है तो रखो। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। एज पर 1961 सेंसस देयर आर 1652 मेजर लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। एंड 2011 के सेंसस के आधार पर जाएँ तो 121 लैंग्वेज ऐसे हैं जहाँ या जिसमें एटलीस्ट 10,000 स्पीकर्स हैं। तो इन सब लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, नहीं तो आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे ये सब जो लैंग्वेज हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो सकती हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर देख लो एक नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि आखिरकार क्या इम्पोर्टेंस है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का। तो पहली बात तो इट इज़ ए कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ए इंडिविजुअल ऑफ ए पर्सन, ठीक है। तो फॉर इंडिविजुअल्स लैंग्वेज इज कंस्टिट्यूटिव ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लैंग्वेज का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी पर खतरे पहुंच जाएंगे, लीडिंग टू द आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट कर सकता है टू ग्रो एंड डेवलप एज एन इंडिविजुअल। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट सिग्निफाइज अपना कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये जो डाइवर्सिटी देखते हुए इन द लैंग्वेजेज वो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इन्हेंस करता है, ठीक है। एंड अनरिटन लैंग्वेजेज भी बहुत सारी हैं जो अभी भी ओरल ट्रेडिशंस में मौजूद हैं। अनरिटन लैंग्वेज यानी कि जो ओरली ही बोली जाती है, इसका कोई लिखने का कुछ मेथडोलॉजी सब नहीं, ओरली बोली जाती है। तो आज भी बहुत सारी लैंग्वेजेज अनरिटन है, ठीक है। स्टोरीज के रूप में ट्रांसफ़र होते हैं, पीपल टू पीपल सॉन्ग के रूप में ट्रांसफ़र होते हैं, पीपल टू पीपल, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। तो ये कहीं ना कहीं कल्चरल डाइवर्सिटी को ऐड करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन राइट्स इश्यू, बिकॉज लैंग्वेज कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के आइडेंटिटी के लिए सेंट्रल हो सकता है ना। वंस फ्रीडम टू यूज वंस लैंग्वेज वो कहीं ना कहीं इनहेरेंट है इन द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो एक ग्लिम्स ऑफ आवर पास्ट। लैंग्वेजेज जो है हमारे पास्ट के बारे में भी बताता है, हमारे हिस्ट्री के बारे में भी बताता है। तो अगर लैंग्वेज लॉस्ट हो गया तो आप समझ सकते हो कि उस पार्टिकुलर कम्युनिटी का हिस्ट्री भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हम बार बार सुनते होंगे कि मदर टंग में अगर एजुकेशन या शिक्षा दी जाए तो वो ज़्यादा बच्चे ग्रैस्प करेंगे। इसीलिए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग में शिक्षा देने की बात भी चल रही है, ठीक है। तो रिसर्च हैज शोन ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन व्हेन दे आर टॉट इन मदर टंग इन द प्राइमरी स्कूल, ठीक है। अब आपको समझना है इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। इश्यूज एंड चैलेंजेज ऑफ एक्सेसिव लिंग्विस्टिक डिमांड। तो हम देखेंगे पहली बात तो ये कि अगर एक्सेसिव लिंग्विस्टिक फीचर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी तो रीजनलिज्म बढ़ सकते हैं, रीजनलाइजेशन ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसके कारण जो नेशनल
इश्यूज हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन होता है ना, लिंग्विज्म एज ए ग्राउंड कि जो नए नए कैंडिडेट्स हैं वो एक साथ आकर पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली कुछ रीजनल पार्टीज भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी बनाए हैं। एंड साथ ही साथ परसिक्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसने सेफगार्ड प्रोवाइड किया था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए इन द स्टेट, बट कहीं ना कहीं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है अभी भी हैरास किए जाते हैं इन द डिफरेंट स्टेट्स। एंड साथ ही साथ सेपरेट स्टेट की भी कभी कभी आप डिमांड देख लोगे, ठीक है। यानी कि लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट किसी किसी स्टेट में देखने को मिलता है, तो इसके कारण जो सेपरेट स्टेट की डिमांड निकल कर आ जाती है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इरोजन ऑफ नेशनल फीलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो नेशनल फीलिंग है वो इरोड हो जाती है बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड रीजनल लॉयल्टीज। एंड हो सकता है ये देश की जो सॉवरेनिटी है उसको भी प्रभावित करे। एंड इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट भी क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज लैंग्वेज प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट कर सकते हैं इन दैट रीजन जहाँ पर आपका बाइलिंगुअल है, यानी कि मोर देन वन लैंग्वेज स्पीक की जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा, कुछ इश्यूज देखा हमने। अभी वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो कि जो गवर्नमेंट है उनको सेंसिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स द पीपल एस्पिरेशन। कोई भी अटेम्प्ट अगर किए जाते हैं जहाँ पर फोर्सफुल इम्पोजिशन किसी भी लैंग्वेज का किया जाता है मासेस के ऊपर, तो वो करने से बचना चाहिए। रेदर एफर्ट्स इनिशिएट किए जाने चाहिए टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द लैंग्वेजेज अंडर द एक्सटिंक्शन थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको यूज किया जाए टू ट्रांसलेट एंड डिजिटाइज एंशिएंट रीजनल टेक्स्ट, है ना। एंड प्रोग्राम्स जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सब कुछ कंसेप्ट है विच इज इन द राइट डायरेक्शन। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात हम कर रहे हैं टू प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। एंड 3 लैंग्वेजेस फार्मूला इनवाइज बाय द कोठारी कमीशन, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला में ये बोला जाता है कि जो चॉइस ऑफ लैंग्वेज है वो सिटीजन्स के हाथों में रखनी चाहिए, गवर्नमेंट के हाथों में नहीं। उसी प्रकार से आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी मेंशन कर सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें मदर टंग में शिक्षा देने की बात चल रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने ये इश्यू जो है वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। लिंग्विस्टिक इशू देख कर लिया, कास्ट वाला इशू देख लिया, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं स्टेक होल्डर्स इन द सोसाइटी। स्टेक होल्डर्स किसे कहते हैं, है ना। स्टेक होल्डर्स उन पीपल को कहेंगे जो कहीं ना कहीं उस पार्टिकुलर इश्यू में इन्वॉल्व होंगे या फिर उसके इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे। जैसे इंडियन सोसाइटी में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, वो इज द स्टेक होल्डर। तो सोसाइटी में कौन कौन रहते हैं या फिर जो भी एक्शन सोसाइटी में होती है उसका प्रभाव किस किस पर पड़ सकता है, तो वोमेन पर पड़ेगा, चिल्ड्रन पर पड़ेगा, ठीक है। एल्डरली या फिर सीनियर सिटीजन होंगे, शेड्यूल्ड कास्ट होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे, ओबीसी जो होंगे, माइनॉरिटीज होंगे, ठीक है। ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, बेगर्स हैं, है ना। ये सब सोसाइटी में बेसिकली मौजूद रहते हैं। तो कुछ भी चीज़ें इवेंट होंगी कहीं ना कहीं इन पर भी असर पड़ेगा। एलजीबीटी कम्युनिटी है, ठीक है, विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस एब्यूज हैं, तो ये सब है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि इंडियन सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो इन सब के अपने अपने इश्यू हैं, वुमेन के अपने इश्यू हैं, चिल्ड्रन के अपने इश्यू हैं, ठीक है। एंड एल्डरली या फिर सीनियर सिटीजन के अपने इश्यू है। तो कुछ भी घटना सोसाइटी में घटेगी तो आप ध्यान रख सकते हो कि किन किन व्यक्ति पर क्या क्या असर पड़ सकता है, वुमेन पर क्या असर पड़ेगा, या फिर यूँ कह सकते हो कि एल्डरली पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे लिंकेजेस कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टेक होल्डर्स के बारे में। पहला तो हो गया आपका वोमेन, ठीक है। एंड आपको ही पता है ना, वोमेन की बात करें तो एंशिएंट समय से ही कहीं ना कहीं वोमेन का स्टेटस कुछ खास नहीं रहा है, ठीक है। तो चाहे आप पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड की बात करो, ठीक है। खासकर ऋग्वेदिक पीरियड में तो थोड़ा सही भी था, लेकिन पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड चाहे गुप्ता हो, मौर्य हो, है ना, उन सब में कहीं ना कहीं जो वुमेन के स्टेटस है उतनी खास नहीं रही है। तो ये बातें हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ वुमेन वे नॉट इनकरेज टू टेक अप एनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, तो ये सब बातें हैं। एंड इन सब को हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, वुमेन का एक डायरेक्ट टॉपिक है उसमें, ठीक है। एंड अभी आप देख सकते हो कि लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय द वुमेन। डोमेस्टिक वायलेंस है, डोहरी है, यानी कि दहेज प्रथा, डिस्पाइट देयर इज ए प्रोहिबिशन ऑन दैट। वी हैव द सेलेक्टिव अबॉर्शन, फीमेल इन्फेंटिसाइड,
डिस्प्रपोर्शनेट एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। एम्पावरिंग वुमेन इज़ नॉट ओनली मॉरली इसेंशियल बट ऑल्सो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब हम वुमेन को एम्पावर नहीं कर पाते हैं ना, तो मान के चलो एक लार्ज पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने से वंचित रह जाती है, ठीक है। एंड जिसके कारण पूरी सोसाइटी, पूरे देश पर असर पड़ता है, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें, ठीक है, चाहे आपका इंटेलेक्चुअल टर्म्स की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए वुमेन को सिर्फ और सिर्फ यूँ कह सकते हो कि एज ए वुमेन नहीं बल्कि रिसोर्सेस के रूप में हमें देखना चाहिए। एंड इसीलिए उन्हें प्रॉपर एजुकेशन, है ना, एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सब ऑप्शंस होने चाहिए, सो दैट वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपना योगदान और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन अब धीरे धीरे आपको भी पता है कि सब कुछ चेंज हो रहा है। अभी देख सकते हो यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वुमेन ने ही रिप्रेजेंट किया। जो प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हुआ उसमें एक वुमेन ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, तो वुमेन की पोटेंशियल है, बट द फैक्ट इज हमें उनके पोटेंशियल को निखारना है, उन्हें मौका देना है, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन फ्यूचर सिटीजन होते हैं, देश का भविष्य जिनको हम कहते हैं, ठीक है। एंड वैसे बच्चे जो हेल्दी एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं, है ना, जिनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छी सोसाइटी मिलती है, तो वो हमारे देश को डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी अनलेस इट पेज एडिक्वेट अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। साथ ही साथ बहुत सारे चिल्ड्रन, दूसरा फेस ये भी है कि बहुत सारे चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी स्कूल नहीं जा पाते, अपने स्कूल से विड्रॉ कर लेते हैं बिफोर दे कंप्लीट देयर एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड अल्टीमेटली उनको अपने घर चलाने के लिए वर्क करना पड़ता है ना, यंगर एज में ही, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या फिर शॉप्स में, कहीं पर भी। एंड इसके कारण जो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं उन्हें, बिकॉज बचपना तो उन्होंने इन्जॉय नहीं किया, अल्टीमेटली वो डायरेक्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन में चले गए, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। दे ग्रो विथ हैटर्ड एंड एगोनी एंड फेल टू बिकम वर्दी सिटीजन्स ऑफ द नेशन। एंड वी हैव द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसलिए तो आपका एजुकेशन को कंपलसरी किया गया था कि सो दैट जो भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनको भी फ्री एजुकेशन मिल सके, है ना, पुस्तकें मिल सके और उसके माध्यम से ऊपर कर अल्टीमेटली आगे बढ़ सके। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है वो एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज उसको फ्री में देने की बात करता है, ठीक है, सो दैट बच्चे पढ़कर एम्पावर हो सके अल्टीमेटली, एंड वो देश का भविष्य को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। एंड नेक्स्ट स्टेक होल्डर जो एल्डरली या फिर सीनियर सिटीजन्स। तो अभी आपका एक रिपोर्ट आया था, पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, इंडिया में। तो दैट्स वाई उस प्रकार का हमें पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत होगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है वो टूटता जा रहा है, फैमिलीज आर बिकमिंग न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, खासकर अर्बन एरियाज़ में। तो अल्टीमेटली जो एज्ड पॉपुलेशन है उनको देख रेख करने के लिए कौन है, वो जनरली अकेले पड़ जाते हैं, ठीक है। एंड हमारा तो कल्चर ही रहा है हमेशा से कि हम एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड यही कल्चर हमें यंगर जनरेशन में डालना है, सो दैट जो एज्ड पर्सन है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को मेंटेन करके रखे, ठीक है, एंड उनको समय अनुसार सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सके, ठीक है, ये बातें हैं। अब चलते हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो शेड्यूल कास्ट आपको पता है ना, ये जो शेड्यूल कास्ट है ना, इट वाज फर्स्ट कॉइंड बाय साइमन कमीशन, ये आप याद रख सकते हो प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी ये देखने को मिला था। एंड शेड्यूल कास्ट को ही हरिजन्स कहते थे महात्मा गांधी, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है, एंड इनको डिप्रेस क्लास भी कहा जाता था। द टर्म वाज यूज्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने एनालाइजेशन ऑफ कास्ट टॉपिक पर भी लिखा था, ठीक है। एंड अब
इन सब को नोटिफाई क्यों किया गया है, शेड्यूल कास्ट क्यों बोला जाता है, सो दैट इनको प्रोटेक्शन मिल सके कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, कदम से कदम बढ़ा कर वो कहीं ना कहीं कम्पीट कर सके। तो जो शेड्यूल कास्ट है आर दोज कास्ट इन द कंट्री जो नोटिफाई किए गए हैं एज द शेड्यूल कास्ट एज पर द प्रोविजंस कंटेन इन आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर आया टू हेल्प द शेड्यूल कास्ट कि वो आगे बढ़े एंड कम्पीट कर सके दूसरे से। एंड जो रिजर्वेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं तो इसमें 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलता है, साथ ही साथ जो आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई थी, दैट इज़ बाय 89th अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट के जो भी स्कीम्स हैं, जो भी प्रोविजंस है वो सही तरीके से मॉनिटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, चल रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी क्रिएट किया था अंडर आर्टिकल 338, ठीक है। उसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब है, तो शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल 5 में रिकॉग्नाइज किया गया है एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में इसे रिकॉग्नाइज किया है। एंड आर्टिकल 366 क्लाउज 25 एसटी को डिफाइन करता है, सच ट्राइब्स या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज विच जे पार्ट और ग्रुप्स विद इन सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 टू बी एसटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस कंटिन्यूएशन। तो ये आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 342 की बात करें तो विच इज रिप्रोड्यूस बिलो, जो हम देखेंगे नीचे लिखा हुआ है, टू बी फॉलोड इन द मैटर ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ द एसटी। तो आप देख सकते हो जो एसटी हैं यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो अभी 30 स्टेट्स या यूटीज़ में नोटिफाइड है। एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एथनिक ग्रुप्स जो नोटिफाई की गई हैं एज एसटी इज़ अबाउट 705, ठीक है। एंड एसटी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स हेट्रोजीनस ग्रुप्स जो डिफरेंट रीजन्स में स्केटर्ड है। एंड जो डिफरेंसेस हैं आर नोटिस इन लैंग्वेज, कल्चर, प्रैक्टिसेस, बिकॉज जितने भी ट्राइब्स होंगे ना उनके अपने अपने लैंग्वेजेस, कल्चर, प्रैक्टिसेस, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, पैटर्न ऑफ लाइवलीहुड हो सकता है ना, कहीं ये बातें हो गई। एंड बाय 89th अमेंडमेंट 2003 गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर एसटी भी लेकर आया था अंडर आर्टिकल 338A, सो दैट मॉनिटर किया जा सके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इन्हें प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट इज योर ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो ओबीसी है ना ये कलेक्टिव टर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है टू क्लासीफाई द कास्ट विच आर एजुकेशनली एंड सोशली डिसएडवांटेज। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओबीसी है उसको हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी कहते हैं। एंड इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सर्टेन एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी या फिर यूँ कह सकते हो कि रिजर्वेशन दे सकते हैं टू इंश्योर देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड हायर एजुकेशन में। एंड मंडल केस जजमेंट 1992 आया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक परमानेंट स्टेट्यूटरी बॉडी बनानी है जो एग्जामिन करेगा कंप्लेंट रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की। कोई भी बैकवर्ड क्लासेस को लेकर अगर कुछ कंप्लेन आता है तो फिर ये जो बॉडी है वो एग्जामिन करेंगी। एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए पार्लियामेंट ने एनसीबीसी एक्ट 1993 में पास किया था एंड अल्टीमेटली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी क्रिएट किया था। एंड अभी जो आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 हुआ है इसके तहत एक नया आर्टिकल संविधान में ऐड किया गया है, दैट इज योर आर्टिकल 338B। एंड इसके तहत एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर माइनॉरिटीज। तो ये जो माइनॉरिटी टर्म है ना ये संविधान ने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स को, रिलीजियस सेक्शंस को, लिंग्विस्टिक सेक्शंस को माइनॉरिटी का स्टेटस मिला है, ठीक है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज़ को रिलीजन के आधार पर या फिर लैंग्वेज के आधार पर रिकॉग्नाइज कर सकती है, यानी कि रिलीजियस्टिक माइनॉरिटीज़ या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो सकती है हमारे देश में, ठीक है, लेकिन माइनॉरिटीज टर्म को डिफाइन तो किया नहीं किया है, ठीक है। एंड एज पर द सेक्शन 2 क्लास C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, तो यहाँ पर इस एक्ट के अनुसार जो माइनॉरिटी है इसका मतलब एक कम्युनिटी जो नोटिफाई किए जा सकते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
एंड जो यूनियन गवर्नमेंट है अभी फिलहाल 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को एज माइनॉरिटीज़ के रूप में डिक्लेयर किया है। मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, सिख है, बुद्धिस्ट है, जोरेस्ट्रियंस यानी कि पारसीज एंड जैन्स एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ठीक है। एंड लगभग टोटल 19% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो मैंने आपको बताया कि जो वर्ड माइनॉरिटी है जो मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो वेरियस आर्टिकल्स में यूज किए गए हैं। आर्टिकल 29 आप पढ़ोगे तो उसमें भी दिख जाएगा 30, फिर आर्टिकल 350A, 350B। एंड जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 29 की बात करें, हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे कुछ दिनों में पॉलिटी के न्यू लेक्चर सीरीज के तहत। तो कोई भी ग्रुप है विच इज़ लिविंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया, उसको अधिकारों को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने खुद के लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, लिटरेचर या फिर कल्चर को, ठीक है। एंड आर्टिकल 36 की बात करें तो ये कहता है कि माइनॉरिटी ग्रुप वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, उनको राइट है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो empowered टू डेजिग्नेट स्टेट माइनॉरिटीज एंड वो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन सेटअप कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेक होल्डर, बेगर्स। तो आप देख सकते हो इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन एंड विथ ह्यूज पॉपुलेशन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी निकल आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी, इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, प्राइस राइज एंड क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो लंबे समय तक रहती है। तो जो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है एंड उसके कारण जो पॉवर्टी है वो रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यूज का, एज वेल एज बेगिंग का कंडीशन बन जाता है। एंड बेगिंग जो है वो एक बिग रैकेट भी बन चुका है इन कंट्री में, यानी कि एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग चलती है हमारे देश में। ऑर्गेनाइज बेगिंग में क्या होता है कि भाई साहब जो बच्चे सबको इलीगली बेगिंग करवाए जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में। तो ये बातें हैं। एंड बेगिंग कार्टेल्स होते हैं सिटीज़ में, लाइक दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सब जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि देयर इज़ नो सेंट्रल एक्ट ऑन बेगरी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स एंड यूटीज़ ने बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1959 के कुछ सेक्शंस का इस्तेमाल किया है और उन्होंने लॉ बनाया है। तो ये बातें हैं, तो ये सब है। और देख सकते हो तो इन सब जो लेजिस्लेशन की बात हमने की, इस माध्यम से गवर्नमेंट जो है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ फोर्स बेगिंग को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, बेगिंग रैकेट्स को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नहीं तो टूरिस्ट सबको ये ज़्यादा परेशान करते हैं, है ना। ये सब इंसिडेंट्स आपने भी ऑब्जर्व किया होगा दिल्ली में। एंड नेक्स्ट इज योर LGBT कम्युनिटी, ठीक है। तो LGBT कम्युनिटी उन कम्युनिटी को कहते हैं जो कहीं ना कहीं सेम सेक्स ओरिएंटेशन वाले होते हैं, ठीक है। तो LGBT कम्युनिटी, तो जो LGBT कम्युनिटी है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन इन इंडिया एंड उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी जो है उसे एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी दिखाता है। एंड वैसे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फोकस है वो लिबरेशन पर है, फिर भी जो मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स हैं जैसे LGBT डिड नॉट रिसीव इनफ अटेंशन सो फार। एंड जो LGBT है वो कहीं ना कहीं न्यूमरस डिफ़िकल्टी फेस करती हैं, ठीक है, बिकॉज उनका जो ओरिएंटेशन है वो होमोसेक्सुअलिटी है, जबकि हमारी सोसाइटी हेट्रोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। बिकॉज आवर सोसाइटी ट्रीट्स होमोसेक्सुअलिटी एज एबनॉर्मल, ठीक है। एंड उसके कारण इनको वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक इनइक्वलिटी, वायलेंस, डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स, आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी, कन्फ्लिक्ट इन द फैमिली इटसेल्फ, ये सब देखने को मिलता है ना। हेट क्राइम्स भी डेवलप हो जाती है। तो बेसिकली आप समझिए कि जब तक आपको अधिकार नहीं होगा टू चूज ए पार्टनर, तब तक डिस्पाइट यू हैव द राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो मीनिंगलेस होगी, बिकॉज आप पार्टनर ही नहीं चूज कर सकते तो फिर जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन का अधिकार होकर भी वो मीनिंगलेस होगा। इसीलिए हादिया केस चला था एंड यहाँ पर ओपेक्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि नेदर द स्टेट नॉर वंस पेरेंट्स कुड इन्फ्लुएंस एन एडल्ट चॉइस ऑफ पार्टनर, ठीक है।
एंड वेरियस अदर जजमेंट्स जो LGBT कम्युनिटी को फेवर करती हैं वो है आपके नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली केस एंड कौशल जजमेंट। एंड नेक्स्ट इज योर विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस एब्यूज। तो विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस एब्यूज में वो पर्सन्स आ जाते हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल्स आ जाते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस कंज्यूम करते हैं, जैसे लिक्विड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, टोबैको, है ना, बीड़ी सिगरेट, ये सब हो गए। तो ये सब चूँकि इन सब के एडिक्शन के शिकार होते हैं, तो अब धीरे धीरे देख सकते हो एडिक्टिव सब्सटेंसेस की रेंजेस कंटिन्यू हो रही हैं, डिस्पाइट की मनी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, फिर भी एडिक्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक बात तो तय होती है कि जो मनी या टैक्स बढ़ा देने के बावजूद कहीं ना कहीं जो आदतें हैं वो जनरली छूटती नहीं है। तो मोर एंड मोर पर्सन्स पार्टिकुलरली इन द यंगर एज ग्रुप्स आर गेटिंग एडिक्टेड। एंड क्या कुछ कंडीशन हो सकती है फॉर द एडिक्शन? पीयर प्रेशर हो सकता है, नॉन कंडीशिव फैमिली इन्वायरमेंट, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, ये सब हो सकती है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं पेरेंट्स को चिल्ड्रन पर फोकस करना पड़ेगा, खासकर जब चिल्ड्रन ट्रांजिट करता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, सो दैट वो इन सब का जो एडिक्शन है वो ना लगे बच्चों में, बिकॉज बहुत सारे चेंजेज होती हैं जब पर्सन ट्रांजिट करता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। एंड जो एडिक्शन है शुड नॉट बी सीन एज ए कैरेक्टर फ्लो, ये ध्यान रखना है। एडिक्शन को कैरेक्टर फ्लो के रूप में नहीं देख सकते कि भाई साहब उसके कैरेक्टर में ही कमी है, बल्कि एक प्रकार से एज एन एलिमेंट दैट एनी पर्सन कुड बी स्ट्रगलिंग विद, है ना, एक बीमारी के रूप में। तो सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट ड्रग एडिक्ट्स आर विक्टिम्स नॉट द क्रिमिनल्स, ये बातें हो गई। एंड एजुकेशन करिकुलम में कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स डाल सकते हो ड्रग एडिक्शन के रूप में, वैसे तो ये सब चीज़ें रहती हैं, बट कहीं ना कहीं इसको व्यक्ति के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाने की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम से ही आएगी। एंड इट्स इम्पैक्ट आर ऑल्सो डी एडिक्शन, प्रॉपर काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने डिस्कस किया। लेट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में डाइवर्सिटी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड अपने रिस्पॉन्स दे सकते हो।